Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 12th of March 2021, Friday. Inspiration of the day is surround yourself with people who are going to motivate you and inspire you. News of March 11 and March 12 will be discussed in today's discussion and these are the articles that we are going to cover. So let's start with article number 1 given on page number 1 of today's newspaper. NITI submits first list of 12 PSUs for privatization. So finally, the much awaited, much discussed list of public sector undertakings has been declared by NITI Aayog. So by this declaration, the government has kicked off its privatization drive. तो नीति आयोग ने 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की लिस्ट को फाइनलाइज किया है. स्टूडेंट माइंडेड नीति आयोग इज अ बॉडी दैट इज एक्चुअली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नीति आयोग को किस इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस करके लाया गया था. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. अब देख लेते हैं न्यूज़. तो फाइनली गवर्नमेंट ने अपनी प्राइवेटाइजेशन ड्राइव को स्पीड अप कर दिया है. नीति आयोग ने 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइजेशन के लिए फाइनलाइज किया है. सो स्ट्रैटेजिक सेक्टर से जितनी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं जहां से गवर्नमेंट एग्जिट करना चाह रही है वहां से 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है एंड दिस पर्टिकुलर लिस्ट विल बी कंसीडर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एज वेल एज द core group of secretaries on disinvestment. And after their approval, the next step will start. And as per the people aware about the matter, this particular list include the public sector banks and insurance companies as well. And if you remember, in budget speech, our finance minister had announced privatizing 2 public sector banks and 1 general insurance company. So it is most likely that 2 banks and 1 general insurance company may be or must be included into this first list of public sector undertakings that are going to be privatized. तो अगर हम ये कहें ऐसे कौन से सेक्टर है जहां से ये 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को आइडेंटिफाई किया गया है तो बेसिकली इट इंक्लूड एटॉमिक, स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल and other minerals including services sector like banking, insurance and other financial services. तो इन सारे सेक्टर्स को बेसिकली एज अ स्ट्रैटेजिक सेक्टर आइडेंटिफाई किया गया है और इन सेक्टर में गवर्नमेंट अपनी बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखना चाहती है. स्टूडेंट माइंडेड जो नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं वहाँ से तो गवर्नमेंट टोटली फुली एग्जिट करने के इंटेंशन में है, बट जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम ही रखने का गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है. सो करेंटली जो 12 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की लिस्ट आई है वो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं सेक्टर से आई होगी. हालांकि अभी ऐसी कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं करी गई है पब्लिक फोरम में, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम एनर्जी टू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल द स्ट्रैटेजिक सेक्टर has been taken into consideration for privatization drive. तो ये पहली लिस्ट आई है. हो सकता है इस लिस्ट के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेकेंड लिस्ट आए फ्रॉम डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो कि फर्स्ट लिस्ट में मिस हो गए हैं. लेकिन दोनों ही केसेस में और किसी भी डिसइन्वेस्टमेंट के केस में एज पर द न्यू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत, इट इज द नीति आयोग. NITI Ayog is the institution that is mandated to recommend the names of PSUs. तो स्ट्रैटेजिक सेक्टर में कौन सी PSU कब प्राइवेटाइज होगी, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, इसकी जो भी लिस्ट फाइनल होगी दैट इज द मैंडेशन और द डोमेन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग विल फाइनलाइज द लिस्ट दैट फर्दर विल बी कंसीडर्ड बाय DIPAM and core group of secretariat on disinvestment. And after the approval of core group and DIPAM, this particular proposal will be forwarded for cabinet approval. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 from yesterday newspaper. 74% FDI in insurance okayed. So finally cabinet has approved the mandation or
amendment of Insurance Act. Why Insurance Act has been changed or is going for amendments? Because government is planning to increase the FDI limit in insurance sector. Currently वो limit कितनी है? अभी वो लिमिट 49% है. इट मीन्स इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ है. इट मीन्स किसी भी कंपनी में 49% से ज़्यादा FDI नहीं हो सकता as per the current status. But now government wants to increase this limit, and that is why amendment of Insurance Act is mandatory. So finally cabinet has given the approval for changes in the Insurance Act, and after this change the FDI limit in insurance sector will increase to 74%. तो अभी फिलहाल कैबिनेट का अप्रूवल मिला है. दिस पर्टिकुलर बिल विल गो or will be introduced in Parliament for approval. Once Parliament will approve it, it will increase the FDI or limit for insurance sector to 74%. And all this decision is in tandem with the budget speech of our finance minister, where she proposed to increase the allow of foreign ownership and control with safeguard. हालांकि एक साइड गवर्नमेंट ओनरशिप फॉरेन ओनरशिप कंट्रोल को लेकर के कई सारे FDI रूल्स में चेंज ला रही, मोर स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करने के लिए. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सेक्टर हैं, इंश्योरेंस सेक्टर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर जहां पर फॉरेन ओनरशिप को अलाउ किया जा रहा है. हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है, गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल द मेजर्स टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. दैट इज वाई जो टॉप मैनेजमेंट होगा इंश्योरेंस में वो भले ही कितना परसेंट FDI हो, but under the new structure the majority of directors on board and key management personnel would be the resident Indians. तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो इमीडिएटली फॉरेन प्लेयर्स के हाथों में चली जाएगी या फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथों में चली जाएगी. इंश्योरेंस कंपनी में जो नया स्ट्रक्चर लाया जा रहा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स होंगे दैट विल बी द रेसिडेंट इंडियंस विद एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर्स बीइंग independent director. And apart from these regulatory or administrative changes, certain percentage of profit should be retained as a general reserve. तो बहुत सारे कंट्रोलिंग मेजर्स सेफगार्ड के साथ में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI इंक्रीज किया जा रहा है. ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि फॉरेन ओनरशिप तो प्रमोट होगी, बट जितने भी मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंश्योरेंस कंपनीज और इन्वेस्टर्स सेफगार्ड, वो सारे मेजर्स को लेते हुए ही फॉरेन ओनरशिप को अलाउ किया जाएगा. तो ऐसी कंपनीज जिनमें 49% से ज़्यादा FDI होगा उनके लिए एक सेपरेट रूल बुक तैयार करी जाएगी इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसमें वो कितना % प्रॉफिट रिटेन करेंगे, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, कितने डिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, रेसिडेंस इंडियन कितने डायरेक्टर्स होंगे, फॉरेन ओनरशिप अगर बढ़ रही है तो उसके क्या रूल्स होंगे. सो गवर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग ऑल दीज रूल. इससे क्या होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इंडिया में FDI इंक्रीज होगा. इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% तक अलाउ, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता. तो अभी तक कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में हमने फॉरेन जो कैश है उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा. तो अभी रिसेंटली हमने कोविड-19 में देखा भी है, जितने भी म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, NBFCs हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फंडिंग के इशूज़ आए थे, लिक्विडिटी क्रंच के इशूज़ आए थे. तो फॉर दैट गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो पहला तो नया और मोर या कहते हैं ज़्यादा फंडिंग्स आएंगी इंश्योरेंस सेक्टर में. competition may increase, that eventually increase the services for eventual customers or eventual consumer. ऑन द अदर एंड जो रूल्स बनाए जा रहे हैं उन रूल से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंश्योरर हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके राइट, उनके इंटरेस्ट भी इंश्योर किए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट. So increased FDI limit with Indian control or domestic control will revamp the insurance sector. तो बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे. तो अगर जैसे भी पहले अगर आपको तो 26% FDI अलाउ था इंश्योरेंस में, उसको बढ़ाकर 49% कर दिया गया. आप 49% हो उसको इंक्रीज करके 74% किया जाएगा. तो हम अगर पिछले कुछ टाइम फ्रेम में देखें तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली FDI की लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में इंक्रीज कर रही हैं. डेफिनेटली देयर आर बेनिफिट्स and owing to that benefits governments are actually increasing the investment. और
FDI लिमिट्स इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। अगर बहुत शॉर्ट में बात करें क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेसिकली दिस इंक्रीज इन FDI लिमिट में इंक्रीज द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। Insurance penetration means India की population is more than 100 crores and India require insurance more than any other nation. और अगर penetration की बात करें तो currently country is only around 3 to 4% of our gross domestic product with respect to overall premium underwritten annually. तो penetration insurance का is only 3 to 4%। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में, इवन हम ये भी कह सकते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन में केवल 3 से 4% का ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, एंड दिस इज फार लेस एज कम्पेयर टू द अदर काउंटर पार्ट कंट्रीज जस्ट लाइक जापान विच हैज़ द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ऑफ मोर देन 10%। तो FDI लिमिट इंक्रीज करने से क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हमने फंड की जो सप्लाई है, मनी सप्लाई बढ़ेगी, उनके पास कैश आएगा, finance availability ensure होगी, and that will strengthen the existing companies and will also allow the new players to come in, and hereby it will increase the insurance penetration by enabling more people to buy different insurance product. दूसरा benefit, it will increase the level playing field, competition will increase, it will increase the capital inflow, definitely foreign से पैसा आएगा, capital inflow increase होगा, it may leads to job creation, favorable to the pension sector, consumer friendly services आएंगे, so all these are the benefits of increasing the FDI limit into insurance sector. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। शेयर ऑफ वेजेस इन इंडस्ट्री GVA इज हाईएस्ट सिंस 1992 टू 1993। तो फाइनेंशियल ईयर 93 से लेकर अब तक के अगर हम डेटा को देखें एज पर द पब्लिश्ड और रिलीज्ड डेटा, द शेयर ऑफ emoluments टू वर्कर, supervisors and managers in GVA, especially in factory, has risen to its highest. तो 2 decades से लेकर के अभी तक एम्प्लॉय कॉस्ट का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखा गया, सबसे ज़्यादा शेयर देखा गया है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। और अभी हमने रिसेंटली ग्रॉस वैल्यू एडेड और GDP के बारे में डिस्कस किया था। And GVA is the measure of value of goods and services produced in an area, industry, sector or an economy in short. और फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था हमने, GVA is equal to GDP plus SP minus TP. SP stands for subsidiaries on products and TP stands for tax on products. तो GVA is equal to GDP plus subsidy minus taxes. तो इन शॉर्ट जितना भी वैल्यू क्रिएशन हुआ है विद इन द इकोनॉमी उसको सम अप करके वी कॉल दैम वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडिशन. Salaries and wages accounted for over 30% of factory GVA in financial year 19 according to the annual survey of industry, that is ASI. कौन पब्लिश करता है ASI का डेटा? That is National Statistical Office. अगर हम GVA वैल्यूएशन की बात करें तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडेड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये सब कैलकुलेट होता है, सबका शेयर होता है। बेसिकली ये सब कैलकुलेट करके ही GVA कैलकुलेट किया जाता है, इसमें प्रॉफिट भी ऐड होता है, एम्प्लॉय कॉस्ट भी ऐड होती है। तो अभी तक क्या होता था कि एम्प्लॉय कॉस्ट जो होती थी वो GVA में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती थी। मेजर जो पार्ट होता था वो प्रॉफिट का होता था। प्रॉफिट को की वजह से जो GVA था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। बेसिकली वैल्यू एडिशन, स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको GST के केस में बताया था कि GST इज़ अ वैट। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, ऐसा टैक्स जो वैल्यू एडिशन पर लगता है, किसी भी फॉर्म में वैल्यू ऐड हो रही हो। हमने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो कि प्रॉफिट जो ऐड करता है उसको भी वैल्यू क्रिएशन ही कहते हैं। कि अगर कोई प्रोड्यूसर किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल 10 रुपये में लेता है और 10 रुपये में वो 10 रुपये की उसमें प्रोसेसिंग करता है और 5 रुपये अपना प्रॉफिट ऐड करके उसको 25 रुपये में बाहर बेचता है, तो जो उसने वैल्यू एडिशन किया दैट इज़ 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्यों? क्योंकि 10 रुपये का तो उसने रॉ मटेरियल ऐड किया था। अब इस 15 रुपीज़ में उसका प्रॉफिट भी है, उसकी जो कॉस्ट लगी है, लेबर कॉस्ट लगी है, जो मशीनरी की कॉस्ट लगी है, जो मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, वो सब इसमें 15 रुपीज़ में इन्वॉल्व है। तो इसी तरह से किसी इकोनॉमी के लिए भी वैल्यू एडिशन कैलकुलेट किया जाता है कि रॉ मटेरियल को माइनस कर दो, टैक्सेस उनको माइनस कर दो, सब्सिडीज़ को जोड़ दो, इसके बाद
जो आता है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन विद इन द इकोनॉमी। तो अभी तक क्या होता था कि जो वेजेस एंड सैलरीज हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन या जो उनका जो शेयर होता था ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए में, दैट इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द प्रॉफिट। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हाई होता था। बट अभी 2 डिकेड से ऐसा डेटा सामने आ रहा है जिसमें दिखा जा रहा है कि जो वेजेस और सैलरीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका शेयर इंडिया के जीवीए में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है अप टू 30%। तो अगर 100% वैल्यू एडिशन हो रहा है तो उसमें 30% शेयर वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स की सैलरी का है, जिसको हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो एम्प्लॉय कॉस्ट का है। और as per the economists there are several reasons, but it is actually difficult to find out कौन सा रीज़न, कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तरह के ट्रेंड को। बट जो जीवीए में वर्कर्स के वेजेस का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, शेयर बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बट किस रीज़न का कितना इम्पैक्ट है ऐसा आइडेंटिफाई कर पाना इतनी बड़ी इकोनॉमी में पॉसिबल नहीं है। कुछ रीजंस की अगर हम बात करें कि ऐसे क्या रीज़न है जिन्होंने लास्ट 2 डिकेड से 93 से वेजेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो जीवीए में बढ़ा दिया। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मतलब जो हमारे 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन जो इम्प्लीमेंट हो रहा है डिफरेंट स्टेट ओन कंपनीज में, उसकी वजह से भी उसमें भी सैलरी बढ़ाई जा रही है, बहुत सारे अलाउंसेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। अगर आप देखें 6 पे कमीशन और 7 पे कमीशन में तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। कुछ सेक्टर में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज हुई है। तो उसकी वजह से भी लेबर कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। दैट इज़ वाई द शेयर ऑफ labor wages or salary is increasing into GVA. So ASI is a nationwide survey of factories employing 10 or more workers using power, include those that do not use power but employ more than 20 workers. तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 फैक्ट्रीज से कलेक्ट होता है। तो डेफिनेटली जो 7th पे कमीशन आ रहा है उसकी वजह से सैलरी ऑल्टर हो रही है। सैलरी ऑल्टर मीन्स डिमिनिश नहीं हो रही, सैलरी इज इंक्रीजिंग। जब सैलरी ज़्यादा बढ़ रही है तो कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पे करना पड़ा। जब ज़्यादा पे करना तो उनकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसका शेयर जो है वो जीवीए में बढ़ रहा है। दूसरा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जो लेबर है उनका रिक्रूटमेंट बढ़ रहा है, कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, इससे भी लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और अगर हम रीसेंट कोविड-19 की बात करें तो रिवर्स माइग्रेशन की वजह से भी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि जो लेबर रिवर्स माइग्रेट कर गया है फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ टू देयर नेटिव प्लेस टू देयर विलेज, नाउ दे आर स्केप्टिकल, दे आर नॉट रेडी टू कम, क्योंकि उन्हें पता नहीं कब उन्हें दोबारा से ऐसे ही सिचुएशन को फेस करना पड़े। तो बहुत सारे जो लेबर हैं वो वापस नहीं आए, और जो वापस आ रहे हैं दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन हायर सैलरी। तो इसकी वजह से भी लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। एंड इफ वी मैप द नंबर, so cost of finance to industry is also increasing. Profit occupy the lower share in terms of value addition, एंड दिस इज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो रेशियो है वैल्यू एडिशन में या जीवीए में हम बोल रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, हालांकि कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बढ़ रहा है। बट अगर हम ये देखें कि लेबर कॉस्ट जो आ रही है, द लेबर कॉस्ट और द एम्प्लॉय कॉस्ट या वेजेस एंड सैलरी, वो सिग्निफिकेंटली लीनियर फॉर्म में इंक्रीज हो रही हैं। अगर आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंस देखें तो वो भी स्टैगर्ड फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट तो डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट का शेयर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, बट जो लेबर है, जो एम्प्लॉय, उसकी कॉस्ट जो है वो दैट इज increasing linear fashion. And this is the share in gross value added percentage since pre-liberalization. तो wages share in GVA back to the pre-liberalization level, जहाँ हम ये बोल रहे हैं कि we are moving towards the technological development, we are moving towards the capital intensive technology। वहाँ पर हमें जो डेटा है दैट इज़ एक्चुअली रिवर्स। डेटा ये कह रहा है कि जो वेजेस शेयर है जीवीए में, वैल्यू एडिशन जो इकोनॉमी में हो रहा है, उसमें वेजेस का, एम्प्लॉय कॉस्ट का जो शेयर है वो प्री लिबरलाइजेशन लेवल तक पहुँच रहा है। इट मीन्स कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। हालांकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। प्रॉफिट का जो शेयर है, प्रॉफिट डिक्रीज नहीं कर रहा है, प्रॉफिट का शेयर इन जीवी इज डिक्रीजिंग इन कंपैरिजन टू लेबर कॉस्ट, इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ फंड्स।
एंड दिस इज द ग्रोथ रेट ऑफ क्रेडिट का जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 19 के बाद का जो डेटा है, जो इस समय में डेटा आ रहा है, उसमें इट इज़ गोइंग इनटू द नेगेटिव टेरिटरी. सो जो डेटा अभी लास्ट 20 years का अगर उसको देखा जाए तो डेटा इज डिपिक्टिंग different pictures, and the policy makers, veterans, strategists, economists are actually on entirely different path. अब देख लेते हैं some other news clip. Future group reverse of JVs as tussle with Amazon drags on. तो future group और Amazon के बीच में जो tussle चल रहा है बहुत सारे joint ventures को लेकर के, वो continuously increase हो रहा है. अगर आपको याद हो तो रिलायंस के साथ जो future group का joint venture हुआ उसको लेकर के Amazon ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी और कहा था दैट इज एंटी कॉम्पिटिटिव as per the agreement between Future Group and Amazon. But now Future Group is re-energizing its joint venture with the dairy major Fonterra and American food firms Han Celestial, and it's prepare for life after tough 2020. तो अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए जो भी रिलायंस के साथ डील हुई थी उसके बाद भी जो फ्यूचर ग्रुप है दैट इज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट वेंचर. नाउ अपने फूड सेगमेंट को भी लेवरेज कर रहा है किशोर बियानी लेड ग्रुप इन ऑर्डर टू रिड्यूस इज डेट, जो कि लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली -40 करोड़ तक का प्रॉफिट ड्रैग करके ले गया था. और रिसेंटली रिलायंस के साथ 25,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था जैसे रिलायंस रिटेल के साथ, और हम सभी को पता है दैट पर्टिकुलर डील इज इन डिलेमा स्टिल. तो इसीलिए अपने जो फर्दर जॉइंट वेंचर्स हैं जो कि डेयरी और अदर फूड वेंचर और फूड सेगमेंट के साथ किशोर बियानी फाइनल कर रहा है, दैट इज एक्चुअली aggressively pushing all these deals. The future will also push these products into modern trade, general trade, and e-commerce as a part of larger plan to give fillip to its manufacturing, distribution, and sourcing operations. तो फिलहाल के लिए जो फ्यूचर ग्रुप है दैट इज totally working to reduce its debt and to have the different joint venture from different companies. Although अभी जो एक major joint venture हुआ था उसके issues को still resolve नहीं किया जा चुका है, but is apart from all these odds the group is preparing for new ventures targeting its food segment. अब देख लेते हैं next clip. LIC won't raise term plan premium. तो अभी रिसेंटली 6 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ने अनाउंस किया दैट दे आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज देयर टर्म प्लान प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% इनटू द मंथ ऑफ अप्रैल. तो वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कहा, जो बेसिकली इंडिया का सबसे बड़ा इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस ऑफ द कंट्री, उसने कहा है कि दैट LIC इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज एनी रेट्स फॉर एनी सच स्कीम. तो एक बड़ा प्लेयर जिसकी बेसिकली मैं कह सकते हैं मोनोपोली है इंश्योरेंस में, अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा अपने टर्म प्लान्स के प्रीमियम्स को, तो दैट इज नॉट दैट अदर इंक्रीज इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द कस्टमर और द इन्वेस्टर्स. तो कोविड-19 की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर NBFCs बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े अदर प्लेयर्स हैं 6 प्लेयर्स, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो इंक्रीज करेंगे, बट LIC इज नॉट प्लानिंग टू डू सो एज ऑफ नाउ. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Customs duty on imported solar cell may hike power bill by 20%. रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो प्रपोजल सबमिट किया था जिसमें 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करना था फॉर इम्पोर्टेड सोलर सेल और मॉड्यूल्स फ्रॉम 22 ऑनवर्ड्स. तो अगर ये पर्टिकुलर बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज होती है तो दिस इंक्रीज में लीड्स टू हाइक इनटू द पावर बिल. बेसिकली पावर बिल कौन सा पावर बिल, जो कि सोलर पैनल से जनरेट हो रही इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो कॉस्ट है उसको 20% तक इंक्रीज कर सकती है. अगर अब हम सबको पता है गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, नेचुरल गैसेस, in order to reduce the India's dependency on fossil fuel, in order to reduce the carbon emission. Then why government of India is actually increasing this custom duty on solar panel? Student, mind the word here, custom duty on imported solar panel and module. Why? Because government want to strengthen its domestic manufacturing, its domestic player or its domestic
solar module or solar cell supply instead of चाइनीज सोलर मॉड्यूल। इसीलिए जो इम्पोर्टेड है सोलर सेल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनके इम्पोर्ट को डिक्रीज करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए 40% तक कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज करने का प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखा था। हालांकि इंडिया की अभी जो डिपेंडेंसी है वो एक इम्पोर्टेड सोलर सेल्स में, इम्पोर्टेड सोलर मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी द पावर हाइक में और द पावर बिल में इंक्रीज बाई 20%। और अभी जो एवरेज टैरिफ है सोलर टैरिफ दैट इज इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 2.5 रुपीज़ पर यूनिट। अगर आपको याद हो तो इसमें भी इंडिया ने एफिशिएंसी अचीव करी। जो एमपी था, जो मध्य प्रदेश स्टेट है बेसिकली, उसने एफिशिएंसी बहुत जल्दी अचीव करी। अगर आपको तो शुरुआत में सोलर पैनल इंस्टॉल हो रहे थे, इफ़ यू आर करेंटली इन विद द न्यूज़, तो उसमें जो पर यूनिट कॉस्ट जाती थी वो 7 to 8 रुपीज़ जाती थी। दैट यूज टू बी नॉन फीजिबल फॉर इन्वेस्टर्स और फॉर इवन द कंज्यूमर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी जिनको कोल बेस्ड और फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सस्ते में मिल रही, बाय दे विल ऑप्ट फॉर सोलर एनर्जी, और 7 से 8 रुपये, 9-10 रुपये वो पर यूनिट टैरिफ देंगे, जबकि उनको 5 से 6, 7 में ऑलरेडी अवेलेबल थी इलेक्ट्रिसिटी। लेटर ऑन विद इंक्रीज एफिशिएंसी, विद इंक्रीज टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, technological upgradation, increased investment, India has achieved the 2.5 per unit cost in terms of solar tariff, and that was a remarkable achievement. बट जो ये इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स हैं, इनमें अगर ड्यूटी बढ़ती है, कस्टम ड्यूटी इम्पोज करी जाती है 40% तक, तो यही 2.5 रुपये जो है वो 3 रुपये में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मीन्स जो प्रोड्यूसर है, जो को 2.5 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, वही कॉस्ट 3 रुपये हो जाएगी, एंड दैट इवेंचुअली पास ऑन टू द कंज्यूमर। तो अभी जो सेफ गार्ड मिलता है, जो सोलर जो इम्पोर्ट होता है, उस पर सेफ गार्ड दिया गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट द generation of solar energy into India. So the safeguard of 14.5% safeguard duty on imported solar gears from China and Malaysia will be expired into the July this year. So how the solar energy generator companies are going to actually tackle with the situation is still a question mark. Although government का intention बहुत clear है, government wants to promote the domestic players, domestic manufacturer in terms of solar cells and module rather than promoting the imported quality solar cell or modules. अब देख लेते हैं next clip. IDBI banks out of PCA list will stiff riders. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस जो कि बेसिकली आरबीआई ने अनाउंस किया था, जिसके तहत जितने भी जो बैंक्स हैं उनकी बुक्स को, फाइनेंशियल बुक्स को इम्प्रूव किया जाएगा। उनके जो स्ट्रेस लोन हैं, क्रेडिट प्रोफाइल्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की एक स्कीम लाई थी, जिसके तहत बाद में आरबीआई ने यह भी अनाउंस किया था कि जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं उनको भी पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत इंक्लूड किया जाएगा। बट जो अभी लिस्ट रिसेंटली फाइनलाइज हुई है उसमें आईडीबीआई को पीसीए की कैटेगरी से आउट कर दिया गया या बाहर रखा गया। आईडीबीआई एक जो प्राइम लेंडर है उसको फिलहाल के लिए पीसीए की लिस्ट से आउट कर दिया गया है। एंड एज पर द आरबीआई, इट्स Financial Supervision Board, a board for financial supervision, has reviewed the performance of IDBI Bank and found that the bank is not in the breach of PCA parameter on regulatory capital, net non-performing assets and the leverage ratio, and that is why IDBI is now being excluded from PCA category. And if you remember, IDBI Bank had been under the PCA framework since financial year 17. तो बेसिकली ऐसे बैंक जो पीसीए की कैटेगरी में आते हैं तो उनको कुछ लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर फाइनेंसेस, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर कैपिटल। सो द पीसीए regime प्लेस कर्ब ऑन बिग टिकट लेंडिंग्स एंड एक्सपेंडिचर एंड कॉल फॉर अ प्लान फॉर टर्न अराउंड। तो ऐसे बैंक जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की कैटेगरी में स्कीम में आते हैं या आएंगे अभी भी, उनके कुछ लेंडिंग में, फाइनेंसिंग में, क्रेडिट लेंड करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल बुक या उनके जो फाइनेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बहुत सिंपल फॉर्म में अगर आप ऐसे समझें। तो अभी तक 2017 से लेकर के आईडीबीआई जो था वो पीसीए की कैटेगरी में था, बट नाउ आईडीबीआई हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ दिस लिस्ट। So it means somewhere the credit profile, finances of IDBI has improved.
कई सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दिस पर्टिकुलर मूव इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन की जो प्राइवेटाइजेशन का स्टेज है उसको सेट करने की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अब जा रही है इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम government is going to announce for the privatization of certain of few banks. So as per the expert, this also set the stage for strategic disinvestment by government of India, which holds approximately 45.48% into IDBI Bank into directly or इनडायरेक्टली। तो इसीलिए आईडीबीआई बैंक को पीसीए की कैटेगरी से बाहर रख दिया गया। तो जो अभी हम दो बैंक्स की बात कर रहे थे, हो सकता है उस प्राइवेटाइजेशन के में जो लिस्ट आई उसमें आईडीबीआई का भी नाम हो, एंड दैट इज़ वाई आईडीबीआई हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ पीसीए, जिससे कि उसको जब उसके शेयर सेल हों, जब उसके डिसइन्वेस्टमेंट हो, तो एक अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो। डेफिनेटली अगर कोई बैंक, कोई एंटिटी पीसीए की कैटेगरी में है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेलर्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे। कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी जो इंडिविजुअल है वो ऐसी एंटिटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जो कि सिक यूनिट्स में या कलेक्टिव एक्शन की कैटेगरी में आती हो। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस मूव टू एक्सक्लूड द आईडीबीआई फ्रॉम पीसीए कैटेगरी, एंड with this the IDBI chief expect loan to grow at 8 to 10%। और इसीलिए रिसेंटली जो IDBI के चीफ है उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो बैंक है उसका जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो 8 to 10% रहेगा फाइनेंशियल ईयर में। इट मीन्स इन्वेस्टर्स को, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है उनको लूट किया है कि आगे आने वाले टाइम में बैंक विल परफॉर्म गुड, उसका जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ग्रोथ रेट 8 to 10% होगा। डेफिनेटली क्रेडिट इज असेट्स फॉर बैंक, वही इनकम जनरेट करते हैं। तो ऑल अब ये कह सकते हैं कि पूरा सेट क्रिएट किया जा रहा है, पूरा सेट जो है वो पूरा स्टेज सेट किया जा रहा है फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईडीबीआई, जिसमें 45% अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट ओन करती है, उसको सेल आउट करने की, जिससे कि उससे अच्छा रिटर्न मिले। हालांकि अगर फ्यूचर को छोड़ करके हम पास देखें तो आईडीबीआई के जो फाइनेंसेस हैं, जो आईडीबीआई की जो बुक है, फाइनेंस बुक, दैट इज़ नॉट एक्चुअली वेरी गुड, एंड दैट इज़ वाई ऑल दीज pictures, green or rosy picture has been created so that good investors or good revenue can be generated by disinvestment of government share into IDBI। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कोवैक्सीन goes off clinical trial mode। तो अब कोवैक्सीन ने अपने फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट कर दिया गया है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन 3 जनवरी को मिल ही गया था। अब जो वैक्सीन पर लिख कर आता था फॉर क्लिनिकल ट्रायल, वो टैग हट जाएगा। दैट विल लीड्स टू द ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ कोवैक्सीन। जो भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन डेवलप करी है उसकी अब ग्रेटर एक्सेप्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो क्लिनिकल ट्रायल का जो टैग लगा होता था वो टैग अब रिमूव हो चुका है। क्यों? क्योंकि फेज 3 के ट्रायल कोवैक्सीन ने कंप्लीट कर ली हैं रिसेंटली। उसका जो डेटा है वो हमें देखने को मिलेगा इनटू डिफरेंट जर्नल। हालांकि मार्च 9 को कुछ डेटा पब्लिश किया है लैंसेट में, जिसमें ट्रायल्स के सक्सेस रेट और एफिकेसी रेट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडियाज कंबाइंड फिस्कल गैप टू रीच 12.7% दिस ईयर एज पर सेबीआई। सो इंडियाज कंबाइंड फेडरल एंड स्टेट बजट गैप इन करंट फिस्कल ईयर विल रीच अप टू 12.7% एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें उसने एक रिपोर्ट वेडनेसडे को पब्लिश करी। और बेसिकली जो फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वन ऑफ द फैक्टर इज हाइएस्ट एक्सपेंडिचर और इंक्रीज्ड expenditure on healthcare sector as well as the collapse of revenue due to the pandemic lockdown। तो हेल्थ सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हुआ है और जो पैंडेमिक जो लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से जो रेवेन्यू फॉल हुआ है, because of these two major reasons the India's fiscal gap कलेक्टिवली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला करके इस बार 12.7% तक जा सकता है, जो कि टारगेट इस बार रखा गया था। बार बार आपको याद हो तो स्केप क्लॉज को बढ़ा इम्पोज कर करके हर बार फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इंक्रीज किया गया था कोविड-19 में, जैसे कि स्टेट्स बोरो कर सकें, दे कैन मीट आउट देयर एक्सपेंडिचर। सेंटर ने अपने लिए भी स्केप क्लॉज इन्वोक किया था और स्टेट्स गवर्नमेंट के लिए भी उनको अलाउ किया था। ऑल्दो उनके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अलाउ था, बट स्टिल अलाउ था उनको भी कि दे कैन एक्चुअली ब्रीच देयर फिस्कल गैप, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्केप क्लॉज इस बार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 12.7 तक का जाएगा। So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, Research it, and on Facebook. And if you have any query and suggestion, please cite in comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.